1960s का दौर। अमेरिका और वियतनाम के बीच जंग छिड़ी हुई थी और ये जंग कोई ऐसी वैसी जंग नहीं, काफ़ी ज़्यादा भयंकर जंग थी जिसमें कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी के मुद्दे पर इस जंग को छेड़ा गया था। अमेरिका वियतनाम के बॉर्डर को पार कर चुका था और वियतनाम पर कब्जा करना चाहता था। अमेरिकी ट्रूप्स पूरे के पूरे वियतनाम में बट चुके थे। वियतनाम के जंगलों से लेकर उसके खुफिया बेसमेंट्स से लेकर सिटीज़ में लेकर वो हर जगह स्लीपर सेल्स या फिर एक तानाशाही के रूप में अपने आप को ढाल चुके थे और वो पूरे वियतनाम पे कब्जा करने की प्लानिंग कर रहे थे। पर दोस्तों, ये कहानी किसी जंग की या किसी हिस्टोरिक इवेंट की नहीं है। इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आया जब जंग में गोलियों और बारूद और बॉम्ब के ज़रिए लड़ाई नहीं बल्कि भूतों के ज़रिए लड़ाई की गई। आइए दोस्तों, मैं हूं मृत्युंजय, आपके अपने चैनल हॉरर वाला से, और आज हम सुनेंगे वियतनाम की एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली भूतिया घटना। वियतनाम की ज़मीन खून से लाल हो चुकी थी, पर दोस्तों ये खून वियतनाम वॉरियर्स का ही नहीं बल्कि अमेरिकन सोल्जर्स और उनके ट्रूप्स का भी था। इस जंग का पलड़ा जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमको ये पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ वहाँ रहा है। कभी अमेरिकन ट्रूप्स जीतते हुए दिखाई देते थे तो कभी ऐसा लगता था कि वियतनामी वॉरियर्स अपने ज़मीन को, अपनी मिट्टी को बचा लेंगे और अमेरिकन ट्रूप्स को हरा देंगे। दोस्तों, ये मुठभेड़ किसी 10-15 दिन की नहीं बल्कि हफ्तों तक चली और हफ्तों तक कभी अमेरिका का पलड़ा भारी होता तो कभी वियतनाम का। ऐसे में अमेरिकन सोल्जर्स ने एक ऐसी तरकीब अपनाई जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। तो दोस्तों, यहाँ पर एक कैप्टन हुआ करते थे जिनका नाम था कैप्टन डेविड हॉकिंस। अब डेविड हॉकिंस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा फियरलेस और काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस, और उनकी जो दिलचस्पी थी वो एक्सपांशन में और अपने पैट्रियोटिक नेचर की वजह से ही जानी जाती थी। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा देशभक्त थे। अगर उनके देश पर बात आई तो वो अपनी जान दे भी सकते हैं और सैकड़ों की जान ले भी सकते हैं, ऐसा उनका स्वभाव था। कैप्टन डेविड हॉकिंस ने ये तो पता लगा ही लिया था दोस्तों कि हम इन वियतनामीज से बल से नहीं जीत सकते, मतलब 2-2 हाथ करके नहीं जीत सकते, क्योंकि वियतनामीज वॉरियर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अटल थे। वे हार ही नहीं मानते थे। इसीलिए डेविड हॉकिंस ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला कि वो किसी ने भी कभी नहीं सोचा था। दोस्तों, कैप्टन डेविड हॉकिंस ये जानते थे कि वियतनामीज पीपल कल्चरल है, मतलब अपनी सभ्यता से जुड़े हुए हैं, और वो काफ़ी भावुक भी हैं, काफ़ी इमोशनल है। जो इमोशनल होता है वो श्रद्धा से जुड़ा हुआ होता है, उसके अंदर एक दिल होता है, और इसी बात का कैप्टन डेविड हॉकिंस ने फ़ायदा उठाया। दोस्तों, कैप्टन डेविड हॉकिंस ने एक तरकीब निकाली। रात बिरात जब घने घने वियतनामीज के जंगलों में वियतनामीज वॉरियर पहरा दिया करते थे, तब डेविड हॉकिंस अपने साथियों के साथ पेड़ों पर और ज़मीन पर और अलग अलग जगह पर रेडियो और स्पीकर्स को छुपा दिया करते थे, उन पर पत्ते डाल दिया करते थे या उन पर कुछ ढक दिया करते थे और उनको पूरा का पूरा छुपा दिया करते थे। अब उन रेडियोज़ में और उन स्पीकर्स में होता क्या था? उन स्पीकर्स में एक भूतिया आवाज़ होती थी जो कि वियतनामीज़ लैंग्वेज में होती थी। और वो आवाज़ क्या कहती थी? वो आवाज़ ये कहती थी, मैं मर चुकी हूँ, मैं इस जंग में लड़ते लड़ते मर चुका हूँ, मेरी तरह तुम भी अपनी जान मत दो,
हम ये जंग कभी नहीं जीत सकते। अगर तुम इस जंग में लड़ते रहोगे तो तुम भी मारे जाओगे और तुम्हारा परिवार तुम्हारी राह देख रहा है। अगर तुम भी मेरी तरह मर गए तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? उन्हें कौन संभालेगा? तुम्हारे छोटे बच्चे भाई बहन, उन्हें कौन देखेगा? इन अमेरिकन से तो मैं नहीं जीत पाया और मौत के हत्थे चढ़ गया, पर तुम ऐसी गलती मत करना। तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ। इस तरह की आवाज़ें कैप्टन डेविड हॉकिंस ने उस स्पीकर में भर दी। अब दोस्तों, होता ये था कि जैसे ही रात होती थी और जैसे ही रात के सन्नाटे छा जाते थे 12, 1, 2 बजे और वियतनामीज वॉरियर पहरा दे रहे होते थे, तब डेविड हॉकिंस वहाँ से स्पीकर का रेडियो ऑन कर देते थे और पूरे के पूरे जंगल में, पूरे के पूरे शांत जंगल में ये आवाज़ें फैल जाती थी। और वियतनामीज वॉरियर इतना ज़्यादा डर जाते थे क्योंकि एक तो उनकी लोकल लैंग्वेज में ये चीज़ को रिकॉर्ड किया गया था। लोकल लैंग्वेज में उन्हें इमोशन के ज़रिए और फियर, डर के ज़रिए उनको डराया जा रहा था कि तुम इस जंग को छोड़कर भाग जाओ ताकि तुम भी मेरी तरह मारे ना जाओ। और ये तकनीक इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल रही कि कई सैकड़ों वियतनामीज वॉरियर जंग को आधा ही छोड़कर भाग गए। वे रात को पहरा देते देते जैसे ही ये भूतिया, भयावह और चीखने चिल्लाने वाली आवाज़ें सुनते और इस मैसेज को सुनते तो वो डर जाते, अपनी पोस्ट छोड़कर वहाँ से भाग उठते और अमेरिकन वॉरियर्स जंगल के अंदर कुछ और किलोमीटर अंदर घुस जाते और वहाँ पर अपना बेस को सेटअप कर लेते और दूसरे दिन वो यही चीज़ दोहराते, जबकि दिन में या शाम के वक्त कोई पहरा ना दे रहा हो। उस समय वो कुछ आगे एक्सपांड करते और जाकर अपने स्पीकर्स को सेटअप कर देते एक नए दिन के लिए। इस तरकीब को यूज़ करके कैप्टन डेविड हॉकिंस ने काफ़ी ज़्यादा एरिया एक्सपांड कर लिया था और वो इस जंग को ऑलमोस्ट जीतने ही वाले थे, क्योंकि पूरे के पूरे वियतनाम के सोल्जर्स के ग्रुप के बीच में और यहाँ तक कि वियतनाम सिविलियंस के बीच में तक ये बात फैल चुकी थी कि वियतनाम का जंगल भूतहा है, वियतनाम का जंगल हॉन्टेड है। वहाँ पर आज भी वियतनाम के शहीद सोल्जर्स की आत्माएं चिल्ला रही हैं, करा रही हैं और अभी के वियतनामी सोल्जर्स को ये कह रही हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। दोस्तों, कैप्टन डेविड हॉकिंस और उनके ट्रूप्स इतने ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब वो ये जंग को जीत जाएंगे, पर अब तक इसमें एक भी असली आत्मा या असली कह लो भूत ने इंटरफेयर नहीं किया था और आगे जो होने वाला था उसका कैप्टन डेविड हॉकिंस तो क्या, किसी भी अमेरिकन या वियतनामी ट्रूप ने अंदाज़ा तक नहीं लगाया होगा। एक शाम हर रोज़ की तरह कैप्टन डेविड हॉकिंस और उनकी टीम जा रही थी जंगल के अंदर इस स्पीकर्स को सेटअप करने के लिए। वे हर रोज़ की तरह उन स्पीकर्स को ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर सेटअप कर देते, ज़मीन के नीचे गाड़ कर उसमें सेटअप कर देते, किसी पेड़ के नीचे या किसी चट्टान के पीछे उसको सेटअप कर देते और उसको छुपा देते। उन्होंने उस शाम भी वही किया। अब हुआ ये, जब रात आई और वियतनामी सोल्जर्स पहरा दे रहे थे और कैप्टन डेविड हॉकिंस ने देखा कि अब ये सही समय है इन स्पीकर्स को ऑन करने का। उन्होंने जैसे ही उन स्पीकर्स को ऑन किया, हर रोज़ की तरह जैसे आवाज़ें आती थी चीखने चिल्लाने की जो रिकॉर्ड की गई थी और जो बोलने की आवाज़ें आती थी, आज एक भी आवाज़ नहीं आई और एक ही साथ सारे के सारे स्पीकर्स और रेडियो ख़राब हो गए और वो ग्लिच करने की आवाज़ करने लगे। दोस्तों, एक स्पीकर ख़राब हो गया या 2 स्पीकर ख़राब हो गए, पर एक साथ 25-30 स्पीकर कैसे ख़राब हो सकते हैं? काफ़ी ज़्यादा
अमेरिकन सोल्जर्स इस सोच में पड़ चुके थे और उस रात उनका भुतहा प्लान फेल हो गया। कैप्टन डेविड हॉकिंस ने हार नहीं मानी क्योंकि वो हार मानने के आदी नहीं थे। उन्होंने उस सारे स्पीकर्स का चेकअप करवाया और पाया कि वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं जब उन्हें वापस लाया गया। पर फिर रात को ऐसा क्या हुआ था कि वो स्पीकर अचानक एक साथ काम करना बंद कर चुके थे? ये तो उन्हें बहुत जल्द पता लगने वाला था। कुछ दिनों के बाद जब वे फिर से स्पीकर्स को सेटअप करने के लिए रात को अंधेरे में गए, तब जब वो स्पीकर सेटअप कर ही रहे थे और करके लौट रहे थे, तब उनमें से किसी एक सोल्जर को एक आवाज़ आन पड़ती है, जैसे कि उन पे कोई बहुत दूर से भागकर आ रहा है और वो ज़ोरों से चिल्ला रहा है जैसे कि वो हमला करने वाला है। उसने अपने बाकी के साथियों को इशारा करके सतर्क किया कि पोजीशन ले लो, हमें अब जंग करनी है क्योंकि हम पे हमला होने वाला है। पर वे काफ़ी मिनट तक वे पोजीशन में थे और यहाँ वहाँ सर्च कर रहे थे अपनी गन्स की, लेज़र्स की लाइट से कि ये चीज़ों को वो कौन था जो हमला करने के लिए आने वाला था। पर उन्हें कोई भी हमले का एहसास दूर दूर तक नहीं हुआ। ये आवाज़ तो बाकी लोगों ने नहीं सुनी थी, इसलिए बाकी लोग उस सोल्जर को पागल मान रहे थे और वो सोच रहे थे कि वो उसका वहम था। पर वो सोल्जर बार बार ये एक ही बात दोहरा रहा था कि मैंने एक नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की आवाज़ सुनी और हम पर जल्द ही हमला होने वाला है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा गन्स और एम्यूनेशन लेकर हम पे हमला करने के लिए आने वाले हैं। पर बाकी लोग उसको वहम बोलकर टालते रहे और उन्होंने कहा कि अब बहुत रात हो गई है, अब हम अपने कैंप पर जाएंगे। जैसे ही वे कैंप पर जाने के लिए आगे बढ़े, तब वो सोल्जर चीख उठा कि वे लोग और पास आ गए हैं, वे लोग बहुत पास आ चुके हैं, हमला नज़दीक है, हमला बहुत ज़्यादा नज़दीक है। पर बाकी लोगों को कोई आवाज़ आने की आशंका तक नहीं थी। उन्हें एक पैर चलने तक की आवाज़, एक कदम तक की आवाज़ नहीं आ रही थी। तो वो सोल्जर क्या पागल हो चुका था? देखते ही देखते वो सोल्जर चीखने चिल्लाने लगा। चीखते चिल्लाते हुए वो इतना ज़्यादा पागल हो गया कि वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। बाकी लोगों को लगा कि उसे कोई मेडिकल हेल्प चाहिए या उसे एक दोहरा पड़ा है, क्योंकि जंग में अक्सर जो सोल्जर्स होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ वायलेंस देखकर, खून खराबा, शोर शराबा, ये सब देखकर थोड़ी ख़राब हो जाती है और ये नॉर्मल है। पर क्या वो सोल्जर एक्चुअली मेडिकल हेल्प का आदी था या उसके साथ कुछ और हुआ था? कुछ देर उसको पानी मारने के बाद, उठाने के बाद वो लोग कोशिश कर ही रहे थे कि वो उठे और उसको होश आ जाता है, पर वो थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था। और जैसे ही उसे होश आया, वो एकदम फुर्तीले ढंग से खड़ा हुआ, उसने अपनी गन उठाई और अपने साथी को शूट कर दिया सर के अंदर। ये देखकर उस पर बाकी के लोग झपट पड़े और उससे गुत्थम गुत्थी करने लगे कि वो और किसी को हानि ना पहुंचाए। ऐसा व्यतीत हो रहा था कि वो पागल हो चुका है। उसके अंदर मानो कोई राक्षस आ गया हो, कोई भूत आ गया हो, और वो सब पर हमला किए जा रहा था अपनी बायोनेट से। बायोनेट दोस्तों एक गन होती है जिसके आगे एक छोटा सा चाकू लगा होता है। अगर आपकी बुलेट्स ख़त्म हो गई तो आप चाकू से भी वार कर सकते हैं। तो वो अपनी बायोनेट से अपने ही साथियों को हमला करे जा रहा था। उसने अपने एक साथी को सर के अंदर शूट कर दिया था और दूसरे साथी को कंधे पर। ये चीज़ों को उन लोगों ने गुत्थम गुत्थी करके सुलझाया और फिर उसे होश आ गया। जैसे ही उसे होश आया, उस पर बाकी लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे और उसे गद्दार की नज़र से देख रहे थे। पर वो ये समझा रहा था कि उसके साथ अभी कुछ अजीब हुआ। उसने कुछ देखा, उसने बहुत सारे लोगों को देखा। जैसे ही वो ये बोल रहा था, उसे फिर से एक दोहरा पड़ता है। वो अपनी गन उठाता है
और वो इस बार किसी को शूट नहीं करता, बल्कि वो खुद की गर्दन को शूट कर लेता है। बुलेट सीधा आर पार होकर उसकी खोपड़ी से निकलती है और वो वहीं के वहीं मर जाता है। दोस्तों, क्या ये एक पागलपन का दौरा था या उसे किसी आत्मा ने अपने कब्जे में कर लिया था? इन सब चीज़ों को देखकर कैप्टन डेविड हॉकिंस के मन में एक डर की आशंका तो आई थी, पर फिर भी वो पहाड़ की तरह अटल थे। उनको कैप्टन डेविड हॉकिंस को एक बात पता थी कि अब हम जंग के नज़दीक हैं। अगर अभी उन्होंने यहाँ से पैर पीछे लिया तो वो बुरी तरह हार जाएंगे और उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए किसी भी कीमत पर उनको इस स्ट्रैटेजी को रोकना नहीं था। इसीलिए कैप्टन डेविड हॉकिंस ने उस सोल्जर को एक गद्दार का टाइटल दे दिया और अपने पूरे के पूरे सोल्जर्स को, ट्रूप्स को ये बताया कि वो सोल्जर बहुत पहले से मुखबरी कर रहा था और वो एक गद्दार था। अब दोस्तों, बारी आती है आखिरी रात की। कैप्टन डेविड हॉकिंस हर बार की तरह एक जंग लड़ने के बाद, एक जंग को ख़त्म होने के बाद, छोटी सी जंग को ख़त्म होने के बाद वो जा रहे थे जंगलों में रात के वक्त अपने स्पीकर्स को सेटअप करने के लिए। पर इस बार वो एक गुफा के अंदर स्पीकर्स को सेटअप कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ये खबर मिली थी कि कुछ ही दिनों में वियतनामीज वॉरियर यहाँ पर अपना बहुत बड़ा कैंप लगाने वाले हैं। उन्होंने सोचा कि अब की बार बहुत बड़ा हाथ मारेंगे और काफ़ी ज़्यादा वियतनामी सोल्जर को एक ही साथ हम डराएंगे। अब ये तरकीब उनकी काफ़ी ज़्यादा शातिर थी और वो उस केव में, उस गुफा में पहुंच गए कैंप्स को सेटअप करने के लिए। अब ये 15-20 सोल्जर्स उस स्पीकर्स को सेटअप करने में व्यस्त थे। पूरे जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था और एक अजीब सा ठंडी हवा पूरे के पूरे जंगल में बह रही थी। पूरा जंगल इतना ज़्यादा शांत था कि वो सोल्जर्स अपनी सांसों तक को सुन पा रहे थे। अब हुआ ये कि जैसे ही वो स्पीकर्स सेटअप कर ही रहे थे, उनमें से एक अमेरिकन सोल्जर ने ये देखा कि गुफा के बाहर एक अलग वर्दी वाला सोल्जर खड़ा है, जो कि अमेरिकन वर्दी नहीं पहने हुए है, और वो बहुत काला और अंधेरे में एक शैडो की तरह का वो दिख रहा था। उसने अपने बाकी सोल्जर्स को बताया कि क्या तुम भी उसे देख पा रहे हो? तो उन लोगों ने कहा कि हाँ, हम भी देख पा रहे हैं, और वो शायद से एक वियतनामी सोल्जर है जो हम पे नज़र रखे हुए है। जैसे ही कैप्टन डेविड हॉकिंस को ये पता लगा, तो कैप्टन डेविड हॉकिंस ने उस सोल्जर को, मतलब अपने अमेरिकन सोल्जर को ये कहा कि तुम अभी के अभी हमारे कैंप पर जाओ और जितने भी सोल्जर्स, ट्रूप्स वहाँ पर है उनको लेकर आओ, क्योंकि हम पे हमला होने वाला है, ऐसी मुझे आशंका है। वो तो सोल्जर वहाँ से निकल गया बाकी ट्रूप्स को बुलाने के लिए। अब यहाँ पर जब कैप्टन डेविड हॉकिंस ने गुफा के बाहर जाने का फैसला किया और ये सोचा कि जाकर उस सोल्जर की जांच पड़ताल की जाए, तब वो बाहर गए। वो गुफा के बाहर जा रहे थे अपने बाकी सोल्जर्स के साथ। तो जैसे ही वो उस सोल्जर के नज़दीक बढ़ रहे थे, उन्होंने ये देखा कि वो सोल्जर तो खून में लथपथ है। उस सोल्जर का कोई भी अंग ठीक ठाक नहीं नज़र आ रहा था। उसका एक हाथ टूटा हुआ, एक पैर लंगड़ाया हुआ, मुंह पूरा का पूरा खूना खून, आंखें लाल, और ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत गाड़ दिया गया है और कुछ दिनों बाद निकाला गया है। मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब वो सोल्जर जिंदा नहीं था। जैसे ही कैप्टन डेविड हॉकिंस बाहर गए, उन्होंने उस सोल्जर को देखा। वो गुफा के बाहर जाकर जो देखते हैं वो देखकर उनका पूरा का पूरा ग्रुप वहीं पर डर गया। उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई दोस्तों।
उन्होंने ये देखा कि उस सोल्जर के अगल बगल में, यानी कि गुफा के बाहर, गुफा को घेरे हुए सैकड़ों मृत वियतनामी सोल्जर्स खड़े हुए हैं। अब दोस्तों, ये मंजर इतना ज़्यादा खौफनाक था कि कैप्टन डेविड हॉकिंस भी अब डर चुके थे। बाकी के सोल्जर्स तो डर ही चुके थे और उनको तो ये पता ही था कि अब वे जल्द ही कुछ ही सेकंडों में मौत को गले लगाने वाले हैं। उस वियतनामी सोल्जर ने कैप्टन डेविड हॉकिंस को गुस्से की नज़र से देखा और बाकी सोल्जर्स को इशारा किया। जैसे ही उसने अपनी सोल्जर की लैंग्वेज में इशारा किया कि आगे बढ़ो, जितने भी मृत सोल्जर्स की पूरी आर्मी थी वो अब कैप्टन डेविड हॉकिंस और उनकी टीम की तरफ बढ़ने लगी। अब दोस्तों, इसके आगे जो हुआ वो तो आप जानते ही होंगे, यानी कि उस पूरी की पूरी आर्मी ने नोच कर और काट पीट कर पूरे के पूरे ग्रुप को मार डाला। जैसे ही जो सोल्जर मदद लाने कैंप बेस पर गया था वो वापस उस केव में पहुंचा तो उसने देखा कैप्टन डेविड हॉकिंस और उसके साथियों की लाशें इतने भयावह रूप में पड़ी हुई हैं कि उन्हें पहचाना तक नहीं जा सकता। और दोस्तों, सबसे मिस्टीरियस बात तो ये थी कि पूरे के पूरे जंगल में किसी एक बिल्ली तक के आने जाने के पैरों के निशान नहीं थे। तो पूरी की पूरी आर्मी वहां पर कैसे आई? और मतलब पूरा का पूरा जंगल इतना सन्नाटे से भरा हुआ था और ऐसे कोई भी आसार नहीं नजर आ रहे थे कि कोई बहुत बड़ी आर्मी यहाँ पर आई है और इनको मार कर गई है। एक भी गोली का, एक भी चाकू का कोई निशान नहीं था किसी की भी लाश पर। दोस्तों, वियतनाम की जंग में जाने कितने लोग शहीद हुए, लेकिन वो जंग सिर्फ ज़मीन के लिए नहीं थी। अब वो आत्मा और उनकी मिट्टी की सुरक्षा की जंग बन चुकी थी। ना कैप्टन डेविड हॉकिंस वियतनामी सोल्जर्स के भावों के साथ, उनके इमोशंस के साथ खेलकर उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते, और शायद ना मृत वियतनामी सोल्जर्स को इस वॉर में हिस्सा लेना पड़ता। वियतनाम में ये कहावत और ये लोक कथा या कहानी आज भी कई ज़्यादा गुना फेमस है कि उन वियतनामी जंगलों में आज भी उन सोल्जर्स की लाशें घूम रही हैं। आज भी रात के सन्नाटों में कई लोगों ने ऐसा दावा किया है कि उनको यहाँ से सोल्जर्स की आवाज़ें आती हैं चीखने चिल्लाने की। क्या ये सच हो सकता है? क्या ये मात्र वियतनामी सोल्जर्स की एक चाल थी? क्या वो सच में मृत सोल्जर्स थे? दोस्तों, ये तो आपको वियतनाम के उस जंगलों में जाकर ही पता चलेगा। पर आपको एक चीज़ काफ़ी अच्छे से पता चल सकती है, जो कि है भूतहा और डरावनी कहानियाँ इस चैनल पर, जो कि है हॉरर वाला। मैं आपका दोस्त मृत्युंजय आपके लिए ऐसी ही डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। मेरे चैनल पर और भी कई दिलचस्प कहानियाँ डिटेल में हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए डरते रहिए।